दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक बूढ़े बाप की नहीं, बल्कि उन लाखों माँ-बाप की है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए पूरी जिंदगी खपा देते हैं और फिर जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उसी बड़े से घर में अकेले रह जाते हैं। कई बार इंसान के पास पैसा, बंगला, नौकर सब कुछ होता है, लेकिन अगर अपने साथ ना हो तो फिर हर चीज बेकार लगने लगती है। और सबसे दर्दनाक बात तब होती है जब अपने ही बच्चे ये समझने लगते हैं कि माँ बाप की जरूरत सिर्फ फोन कॉल्स तक ही सीमित है। लेकिन जिंदगी भी बहुत अजीब खेल खेलती है, क्योंकि कभी कभी जिस रिश्ते को लोग मजाक समझते हैं, वही रिश्ता इंसान की टूटी हुई जिंदगी को दोबारा जीना सिखा देता है। आज की कहानी में आपको अकेलापन, परिवार, धोखा, दर्द और एक ऐसा सच देखने को मिलेगा जो शायद आपकी आंखें भी नम कर दे। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका अंत सिर्फ चौंकाएगा नहीं बल्कि दिल को भी छू जाएगा। जब से मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि वो बीवी बच्चों के साथ वापस इंडिया आ रहे हैं, मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। मैं चाह रहा था कि वो जल्दी से आकर मेरे पास बैठ जाएं और मैं उन्हें गले लगाकर अपने सारे दुख दूर कर लूं। आज सुबह 4 बजे ही मेरी आंख खुल गई थी और अब रात के 10 बज गए थे। मैं बेचैनी से कभी अंदर तो कभी घर के दरवाजे पर चला जाता कि वो लोग किसी भी वक्त आ सकते हैं। मैं यहाँ अकेला रहता था और तीनों बेटे अमेरिका में रहते थे। मेरे पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगर मुझे किसी चीज की कमी थी तो सिर्फ अपनों की। मेरा इतना बड़ा घर था, लेकिन उस घर में मैं अकेला ही रहता था। नौकर चाकर होने के बावजूद भी मैं हर वक्त उदास ही रहता और अपने बेटों को देखने के लिए तड़पता रहता। सुबह से रात हो गई थी, लेकिन अभी तक मेरे बेटे नहीं आए थे। मेरे हाथ सर्दी की वजह से बहुत ठंडे पड़ रहे थे और कांप भी रहे थे। मैंने अपने कंबल को भी नहीं ओढ़ा हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गर्माहट मिलने की वजह से कहीं मुझे नींद ही ना आ जाए। मैं बार बार उन लोगों को फोन कर रहा था, लेकिन नंबर था कि मिल ही नहीं रहा था और इसीलिए मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने एक बार फिर से ट्राई किया और फोन मिलाया तो दूसरी तरफ से मेरे बेटे ने अपना हाल चाल सुनाया और बोला कि फ्लाइट लेट हो जाने की वजह से वो लोग वक्त पर नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्हें आने में और देर हो जाएगी, वरना तो वो लोग दोपहर तक ही आ जाते। मैं बेचारा बूढ़ा आदमी अभी तक अपने बच्चों के इंतजार में बैठा हुआ था, वरना तो मैं 9 बजे के बाद अक्सर सो जाता था। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि मैं सो जाऊं, क्योंकि उन्हें आने में देर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं अभी तक उनके इंतजार में बैठा था। ये सर्दियों के दिन थे और इसीलिए रात के 10 बजे बहुत देर जैसे लग रहे थे। मेरा पूरा शरीर थकान की वजह से टूट रहा था और सर्दी भी बहुत लग रही थी, मगर अपने बच्चों के प्यार ने मुझे अब तक जगा कर रखा हुआ था। 1 मिनट के लिए भी मेरी आंखें बंद नहीं हो रही थी। मेरा दिल उन्हें देखने के लिए बहुत बेचैन था। मैं अपने कमरे में बैठा इंतजार कर रहा था कि अचानक से फोन बजने की आवाज आई तो मेरी आंखों में खुशी चमक उठी। मैं तुरंत कुर्सी से उठा और एक एक कदम जल्दी जल्दी बढ़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मैंने ऊपर शॉल को अच्छे से लपेट लिया था, क्योंकि कमरे के अंदर तो हीटर चल रहा था, लेकिन बाहर तो काफी ठंड लग रही थी। मेरी उम्र 65 साल हो चुकी थी, लेकिन भगवान की कृपा से मैं अभी तक ऐसी हालत में नहीं पहुंचा था कि मैं किसी भी तरह से लाचार या किसी का सहारा मांगने वाला बनता, बल्कि मैं खुद से ही आराम से चल फिर सकता था। मेरी सेहत काफी ठीक थी। मैं जब बाहर गार्डन में पहुंचा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मेरे तीनों बेटे एक साथ आ गए थे। 2 बेटे तो मेरे अमेरिका में रहते थे, लेकिन एक बेटा दुबई में रहता था। इसलिए मुझे लग रहा था कि वो सब लोग एक साथ तो नहीं आ पाएंगे, मगर अपने सारे बेटों को एक साथ देखकर तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। अपने पोते पोतियों को देखकर भी मेरी सारी थकान दूर हो गई। मैं दरवाजे से थोड़ा आगे बढ़ा और प्यार भरी नजरों से अपने बच्चों को देखने लगा। मैं इंतजार कर रहा था कि कब मेरे बच्चे आकर मुझे अपने गले से लगा लेंगे तो मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा। लेकिन मुझे हैरानी का झटका तो तब लगा जब मेरे बच्चे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने बैग उठाकर मुझे ये कहकर वहीं बाहर छोड़कर चले गए कि वो लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं और अब इसीलिए सुबह बात करेंगे। वो सब तो घर के अंदर चले गए थे, लेकिन मैं अपनी बूढ़ी और कांपती टांगों के साथ अभी भी बाहर ही खड़ा था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, लेकिन मैंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला।
मेरा दिल तो जैसे मुट्ठी में आ गया। जिन बच्चों के इंतजार में मैं सुबह से रात तक भूखा प्यासा बैठा रहा, उन्होंने मुझे एक बार गले तक नहीं लगाया, बल्कि वो ये कहकर चले गए कि वो थके हुए हैं। हालांकि मैं भी तो उनका इंतजार करते करते बहुत थक गया था, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता था। मैं उल्टे पैर अंदर दाखिल हुआ और नौकरानी से दरवाजा बंद करने को कह दिया। मैं कमरे में जाते ही अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, लेकिन मुझे नींद अभी भी नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने बार बार मेरे बच्चों का वो रूखा हुआ अंदाज घूम रहा था, और ये सब सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इन्हीं सब ख्यालों में डूबे हुए ना जाने कब मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पास वाले मंदिर की आरती और घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरी नींद रोज इसी वक्त खुलती थी। हालांकि रात को मैं देर से सोया था, मगर फिर भी आज मेरी नींद इसी समय खुल गई। मैं तुरंत उठा और बाथरूम में चला गया। बाथरूम मेरे कमरे से ही अटैच था। घर में हर चीज उपलब्ध थी, हर तरह की सुख सुविधा मेरे पास थी, लेकिन एक कमी थी, वो थी मेरी बच्चों के प्यार की। पूजा पाठ करने के बाद जब मैं कमरे में आया तो मुझे सर्दी से कपकपी लगने लगी। मैंने जल्दी से हीटर ऑन किया और माला फेरने बैठ गया। कुछ देर में कमरा थोड़ा गर्म हो गया तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैं माला फेरते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि अभी भी मेरे दिल में बहुत दुख था। लेकिन जब मैंने अपना दुख भगवान से कहा और थोड़ा सा रो लिया तो मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ। मेरा नाश्ता मुझे कमरे में ही मिल जाता था, और मैं अपने कमरे से बाहर तभी निकलता था जब बाहर गार्डन में धूप आ जाती थी। मैं अभी बैठा ही हुआ था कि तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। तो मैंने दरवाजे की तरफ देखा, और जो इंसान अंदर आया उसे देखकर मुझे थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि दरवाजे पर मेरा बड़ा बेटा खड़ा था। पापा जी, मैं अंदर आ जाऊं? रोहित ने कहा तो मैंने नजर झुका ली। मेरी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए, जिन पर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी नींद तक बर्बाद कर दी थी, लेकिन उन्होंने तो मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा था, और अब जब दिल भर गया था तो वो मुझसे मिलने के लिए आ गए थे। मैंने अभी तक उसे कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे जवाब ना देने के बावजूद भी वो कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो समझ गया है कि मैं उससे नाराज हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा बेटा था, और मेरा लाडला भी। वैसे तो मुझे अपने तीनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन मेरा बड़ा बेटा बाकी बच्चों की अपेक्षा मुझे थोड़ा ज्यादा अजीज था। पापा जी, आप नाराज हैं क्या? मेरा बेटा मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ गया और मुझसे पूछने लगा। मुझ में एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने कुछ भी कहा तो उससे पहले ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं अपने बच्चों के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। मैं अभी भी सिर झुकाए चुपचाप बैठा था कि अचानक से मेरे बेटे ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा कि पापा जी, आप इस वजह से नाराज हैं कि हम रात को आपसे क्यों नहीं मिले। पापा जी देखिए, सर्दी बहुत ज्यादा थी, और फिर बच्चे भी नींद से बेहाल हो रहे थे। फिर हम लोग भला कैसे रुक सकते थे? और वैसे भी रात काफी हो चुकी थी। हमने तो आपको पहले ही कह दिया था कि आप सो जाइए, आप सुबह बात करेंगे, लेकिन आप फिर भी इतनी देर तक हमारे इंतजार में बैठे रहे। वो सवाल भी खुद ही कर रहा था और उसका जवाब भी खुद ही देता जा रहा था। सवाल तो उसने बिल्कुल सही ढूंढ निकाला था, क्योंकि मैं नाराज भी इसी वजह से था कि वो लोग मुझसे रात में मिले बिना ही अपने कमरे में चले गए। अब मैं उससे बिना बोले भी नहीं रह सकता था। इसीलिए मैंने अपना मुंह खोला और अपने दिल की बात उसके सामने रख दी। हाँ बेटा, तुम लोगों को तो बस अपने बच्चे ही प्यारे हैं, और बाप का क्या है, बूढ़ा हो गया है ना, अपनी जिंदगी के बस दिन गुजार रहा है। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मैंने दिल पर पत्थर रखकर ये कहा था। वह हंसने लगा। मुझे उसकी हंसी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरा गुस्सा तुरंत ही खत्म हो गया जब मेरे मन में यह ख्याल आया कि मेरे दो बेटे अभी तक मेरे पास नहीं आए, और यही एक है जिसने मेरी नाराजगी का ख्याल रखा और सबसे पहले मुझसे मिलने के लिए कमरे में भी आया। उसने सच में मेरा बड़ा बेटा होने का फर्ज निभाया था। पापा जी, आप नाराज मत होइए, मैं आपसे माफी मांग तो रहा हूं ना। जब मेरे बेटे ने अपने दोनों कान पकड़ लिए तो मुझे ये देखकर हंसी आ गई, और मैं फिर उससे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सका। अच्छा ठीक है बेटा, छोड़ो ये सब। बताओ, तुम सब ठीक तो हो ना? और तुम्हारे बच्चे भी ठीक है ना? मैं उससे हालचाल लेने लगा। हाँ पापा जी, बच्चे भी ठीक है और हम लोग भी बिल्कुल ठीक है।
आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है ना? मेरे बेटे ने किसी चीज़ की कमी का ज़िक्र किया तो मेरे दिल में हलचल सी मच गई। उसे कैसे पता था कि मुझे उन सबके प्यार की कमी है? हालाँकि ये बात करना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि ये बात तो मैं पहले भी कई बार उन लोगों से कर चुका था और सारे बच्चों ने यही जवाब दिया था कि उनकी अपनी-अपनी मजबूरियाँ हैं। यहाँ इंडिया में ही है ही क्या कि वो यहाँ पर रहें। मैंने कई बार उन्हें समझाया था, लेकिन वो लोग मेरी कोई भी बात नहीं मानते थे। इसलिए मैंने इस बात को इस बार भी नज़रअंदाज किया और कह दिया कि नहीं बेटा, मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ था। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सिवाय अपने बेटों के प्यार के। मैं अपनी ज़िंदगी अकेले बिताकर बहुत ज़्यादा थक गया था। मेरी पत्नी आज से कई साल पहले इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। अकेलेपन के ये 10 साल मेरे लिए सदियों की तरह थे, लेकिन फिर भी मैं सब्र के साथ ये वक्त गुजार रहा था। वैसे भी हालात तो मेरे बस में नहीं थे। जब मेरे अपने बच्चों को ही मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी, तो फिर मैं और किससे क्या कह सकता था? थोड़ी देर तक अपने बेटे के साथ बैठकर मैं ऐसे ही बातें करता रहा, मगर फिर वो जिद करने लगा कि नाश्ता मैं सबके साथ बाहर ही करूं। वो मुझे अपने साथ डाइनिंग हॉल में ले आया, जहां नाश्ते की टेबल पर बैठे सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। अपने बेटों और पोते पोतियों को देखकर तो जैसे मेरे अंदर सुकून की एक लहर दौड़ गई। खाना वगैरह खाकर सभी बाहर लॉन में आए तो धूप निकल आई थी। चमकती धूप को देखकर मेरा दिल भी काफी खुश हो गया, क्योंकि 2 दिन हो गए थे धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी। सर्दियों में अगर धूप नहीं निकलती है तो ऐसा लगता है कि शरीर की सारी ऊर्जा भी बिल्कुल धीमी पड़ जाती है, लेकिन धूप निकलते ही एक अजीब सी फुर्ती महसूस होने लगती है। आज तो घर में एक अजीब सी रौनक थी। बच्चे लॉन में खेल रहे थे, जिन्हें देखकर मैं बहुत खुश था। मेरे बच्चे मेरी नज़रों के सामने थे और मैं उन्हें देखकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वो उन्हें हमेशा यूं ही खुश रखे। ये वही रौनक थी जो ज्यादातर 1 साल के बाद ही मेरे घर में आती थी। इस नज़ारे को देखने के लिए मुझे इतना लंबा इंतजार करना पड़ता था। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ये लोग कुछ दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, तो एकदम से मेरा मन उदास होने लगा, क्योंकि फिर से वही अकेलापन, वही खामोशी मेरा इंतजार कर रही थी, जिससे मैं अब बहुत ज्यादा डरने लगा था। मेरा दिल करता था कि मेरे बच्चे और पोते पोतियां यहीं पर रह जाएं और यहीं पर हमेशा के लिए आबाद हो जाएं, ताकि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून के साथ गुजार सकूं। मैं एक एक दिन तरस तरस कर बच्चों की एक झलक देखने के लिए तड़पता रहता हूँ, और उनके रहने पर मेरी ये तड़प नहीं रहेगी। लेकिन मेरे लाख कहने के बावजूद भी मेरे बच्चे मेरी एक नहीं मानते थे। वक्त पंख लगाकर कब उड़ता जा रहा था, कुछ पता नहीं चला। 15 दिन के लिए मेरे बेटे यहाँ पर रहने आए थे और अब उन्हें यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। हफ्ता कब गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे डर लग रहा था कि ये दिन इतनी जल्दी क्यों बीत रहे हैं और मैं अकेलेपन की तरफ क्यों बढ़ रहा हूँ। एक दिन नाश्ते की टेबल पर बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि मैं एक बार फिर से बच्चों से ये कहकर देखता हूँ कि वो इंडिया में ही रह जाएं। तो मैंने अपने दिल की बात सबके सामने रख दी। रोहित बेटा, मैं तो कहता हूँ कि बस अब तुम सब लोग यहीं पर रह जाओ। मैं नहीं जानता कि मेरी जिंदगी कितनी बची है और कितनी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे यहीं पर मिलजुल कर रहूं और मैं अपने आखिरी दिन भी अपने बच्चों की दूरी के गम में ना गुजारूं। अब मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता। आखिर इतने समय तक मैं अपने बच्चों और पोते पोतियों को देखने के लिए तरसता रहूंगा। मैंने खुद को मजबूत करके ये सब कहा तो मेरे बेटों के चेहरे लटक से गए। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? हमारा बिजनेस, घर, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ तो वहां पर है। तो फिर हम इंडिया में रहकर करेंगे क्या? और वैसे भी यहाँ पर रखा ही क्या है जो हम यहाँ रहें? मेरे सबसे छोटे बेटे ने जवाब दिया तो मेरी आत्मा तड़प उठी। मेरे दोनों बड़े बेटे बिल्कुल चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। उम्मीद तो मुझे उनसे भी नहीं थी यहाँ पर रुकने की, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, इंडिया में तुम्हारा बाप है, तुम्हारा अपना घर है और इस घर में तुम्हारी मरी हुई माँ की ढेर सारी यादें हैं। तुम्हारे पापा का अपना बिजनेस है, ये सब भी तो तुम लोगों का ही है ना? मैंने जब ये कहा तो मेरा बड़ा बेटा जो अब तक चुप बैठा था बोल पड़ा। पापा, नकुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारा बिजनेस, घर बार, सब कुछ तो वहां पर है,
तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? और वैसे भी हम तो आपसे कहते रहते हैं ना कि आप वहां पर चलिए। मम्मी ने तो उस वक्त हमारी बात नहीं मानी थी और अब तो वो इस दुनिया में हैं भी नहीं। मगर मैं अभी भी आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे साथ वहीं पर चलिए। मेरे बेटे ने फिर से वही बात मेरे सामने रख दी जो वो सालों से मुझसे कहता आ रहा था। वो लोग अपने रुकने का तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि मैं उनके साथ विदेश चला जाऊं। लेकिन सच तो ये है कि मैं अपनी मातृभूमि को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। इस घर से जुड़ी हुई मेरी यादें और इस देश से मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता था। मैं आखिर कैसे अपने खूबसूरत और प्यारे देश को छोड़कर विदेश जा सकता था? बेटा, मैं अपने घर को और तुम्हारी माँ की यादों को छोड़कर नहीं जा सकता। इस घर को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। इस घर से तुम्हारी माँ की ना जाने कितनी यादें हैं। अगर तुम लोग यहाँ नहीं रुकना चाहते तो मत रुको, लेकिन मुझे अपने साथ जाने के लिए मजबूर बिल्कुल भी मत करो। मेरी आंखों से ये कहते हुए आंसू निकलने लगे थे। मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चों को मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, और देखा जाए तो सच भी यही था। मैं तो उनकी एक झलक देखने के लिए पूरे साल भर इंतजार करता था, और वो थे कि उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं थी। बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आखिर बूढ़ा बाप अकेले घर में कैसे जिंदगी गुजार रहा है। मैं तुरंत कुर्सी से उठकर अपने कमरे की तरफ आ गया, लेकिन मेरा दुख उस वक्त बढ़ गया जब मेरे पीछे कोई भी नहीं आया, बल्कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे रहे और चुपचाप अपना खाना खाते रहे। कभी कभी तो मुझे लगता था कि ये लोग मेरी सगी औलाद ही नहीं है। मुझे अपने कमरे में आए हुए बहुत देर हो चुकी थी कि अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आई, तो मैंने अपना कंबल मुंह तक और खींच लिया। मैंने अभी तक ये भी नहीं देखा था कि आखिर दरवाजे पर कौन है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जरूर नकुल ही होगा। और मेरा शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैंने कंबल हटाया तो मेरे कमरे में तीनों बेटे और बहुएं मौजूद थीं। पापा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सब ने सोचा है कि हम एक हफ्ता और यहाँ पर रुकेंगे ताकि आप हमसे नाराज ना रहें। मेरे बड़े बेटे ने ये कहा तो मुझे बहुत दुख हुआ। वो समझ रहा था कि मैं उनके कुछ समय तक यहाँ पर रहने की वजह से खुश हो जाऊंगा। वो ये नहीं जानता था कि मैं इन सब लोगों से कितना प्यार करता हूँ, और मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उनके साथ ही गुजारना चाहता हूँ। मुझे तुम लोगों के यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका जो दिल करता है वही करे। अगर विदेश जाना चाहते हो तो फिर चले जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। किसी को भी मेरी कोई फिक्र नहीं है कि आखिर एक बाप कैसे अकेले जिंदगी बिता रहा है। तुम लोगों को मैं कैसे बताऊं कि मेरे ये दिन कैसे गुजर रहे हैं। पूरे घर में हर वक्त सन्नाटा होता है। कोई भी नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। तुम लोगों को कॉल करता हूं तो तुम यही कहते हो कि तुम लोग बिजी हो। आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मैं किसी से अपने दिल की बातें करूं? मैं गुस्से से उन सब पर फट पड़ा। मैं एक बार फिर से रोने लगा, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत से उन पर गुस्सा भी निकाल रहा था। बेशक मेरी उम्र हो गई थी, लेकिन गुस्सा अभी भी बिल्कुल वही जवानी वाला ही था, क्योंकि मैं हमेशा से ही बहुत गुस्सैल रहा था। आज तक मेरी जिंदगी में कभी इतनी कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन अब मैं इस अकेलेपन से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। मेरे ऐसा बोलते ही कमरे में बिल्कुल खामोशी फैल गई। तीनों बेटे मेरे सामने बैठे थे, बहुएं भी चुपचाप थीं। अचानक से मेरी एक बहू ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। पापा जी, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं। आपको अकेले जिंदगी गुजारने में बहुत मुश्किल होती है। इसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास। जैसे ही मेरी बहू ने ये कहा तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। मैं भी हैरानी से उसे देख रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद वो ये कहने वाली है कि वो लोग यहीं पर रुकेंगे, मगर मैं गलत था। उसने तो एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आखिर वो ऐसी बात कर भी कैसे सकती है। मैंने उसे पलटकर कोई भी सवाल नहीं किया, लेकिन सवालिया नजरों से उसे देख जरूर रहा था। गरिमा, तुम कहना क्या चाहती हो? आखिर क्या तरीका है तुम्हारे पास? सब लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे थे और गरिमा को ही देख रहे थे। लेकिन नकुल ने जैसे ही अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली, नकुल, मैं चाहती हूँ कि हम पापा जी की शादी करवा देते हैं। इस तरह उन्हें भी यहाँ पर अकेले जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी और उनका दिल भी बहल जाएगा। जैसे ही
मेरी सबसे छोटी बहू ने ये बात कही तो मेरा गुस्सा आसमान को छूने लगा। मुझे उस पर और अपने सभी बच्चों पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। आखिर वो ये सोच भी कैसे सकती थी? मैं एक बूढ़ा आदमी आखिर इस उम्र में शादी कैसे कर सकता था? और वैसे भी कौन पागल होगा जो मुझसे शादी करता? गरिमा, ये तुम क्या कह रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? तुम इससे पहले कि मैं बहू पर गुस्सा करता, मेरा बेटा उस पर भड़क उठा। भाई साहब, ऐसी भी भला मैंने कौन सी गलत बात कह दी है? मुझे तो पापा जी की प्रॉब्लम का यही एक सॉल्यूशन नजर आ रहा है। इस तरह पापा जी भी कुछ व्यस्त हो जाएंगे और उन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। और इसमें भला कौन सी गलत बात है? शादी ही तो करवा रहे हैं ना, कोई गलत काम तो नहीं करवा रहे हैं। मेरी बहू अब सफाई पेश कर रही थी। मुझे तो हैरत हो रही थी कि आखिर वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है। चुप हो जाओ, मुझे एक शब्द भी नहीं सुनना है। तुम लोगों ने मुझे समझ कर क्या रखा है? मैं कोई खिलौना हूं जिसके साथ जो मन आए वो कर सकते हो? आखिर मैं इस उम्र में शादी करते हुए अच्छा लगूंगा? मैंने एक गरजती आवाज में ये कहा तो कमरे में बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। कुछ देर सब चुप रहे, लेकिन फिर से मेरी बहू ने अपनी जुबान खोली। पापा जी, मैंने ऐसी भी कोई गलत बात नहीं की है। शादी करना तो हर किसी का अधिकार होता है। और रही बात लोगों की, तो लोगों का तो काम ही है तरह तरह की बातें बनाना। लोग तो बोलेंगे ही, कोई भी आपके दुख को तो नहीं समझेगा ना। फिर आप क्यों लोगों की फिक्र के बारे में सोच रही हैं? मेरी बहू अपने फैसले पर शर्मिंदा होने की जगह अभी भी मुझे तरह तरह की सलाह दे रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने सबको अपने कमरे से तुरंत बाहर निकाल दिया। वो लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी थे। इस उम्र में मुझे बदनाम करवाना चाहते थे। अगर किसी को भी पता चला तो लोग क्या सोचेंगे कि 65 साल की उम्र में इस बूढ़े को शादी की खुशी चढ़ी हुई है। उस वक्त मुझे लगा कि मेरे गुस्सा करने और उन्हें इस तरह कमरे से निकाल देने पर वो लोग इस ख्याल को छोड़ देंगे। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरी बहू बार बार मुझे यही कहकर परेशान करती रहेगी। एक दिन मैं बाहर लॉन में बैठा धूप सेक रहा था कि अचानक से मेरी बहू मेरे पास आई और आकर बैठ गई। मुझे उसका आना कुछ कुछ समझ में आ गया था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि एक बार जब मैं उसे मना कर चुका हूँ तो फिर वो बार बार वही बात मुझसे क्यों करेगी। लेकिन मेरी हैरानी उस वक्त बढ़ गई जब उसने फिर से वही बात छेड़ दी। मुझे हैरानी थी कि आखिर इन सबको क्या हो गया है। मैं चुप बैठा रहा और वो मुझे ये सब कहकर वहां से चली गई कि मुझे इस बारे में एक बार गहराई से सोचना चाहिए। वो वहां से जा तो चुकी थी, लेकिन मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। कभी कभी तो मेरे मन में ये ख्याल आता कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है, तो कभी ये ख्याल आता कि इस उम्र में शादी करने से मेरी बहुत बदनामी होगी। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था, मेरी एक बहू के साथ बाकी बहुएं भी मिल गईं और इसीलिए अब तीनों बहुएं यही सब कहना शुरू कर चुकी थीं। यहाँ तक कि बेटे भी उनके साथ मिलकर मुझे मनाने लगे थे। और आखिरकार उनकी हर रोज की जिद के बाद मुझे मजबूरन उनके फैसले को मानना पड़ा। अब तो उनकी बातों से मेरा भी दिमाग जैसे इस सब को सही मानने लगा था, और फिर मेरा दिल भी मुझे समझाने लगा कि यही ठीक है, वो लोग ठीक कह रहे हैं। इस तरह मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मेरी जिंदगी के आखिरी दिन भी बहुत सुकून से गुजर जाएंगे। जिस दिन मैंने सब घर वालों को अपनी हाँ के बारे में बताया तो मेरे घर में त्योहार जैसा माहौल बन गया। और बस कुछ ही दिनों बाद मेरे बच्चों ने मेरी शादी एक जवान लड़की से करवा दी। उसकी और मेरी उम्र में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन शादी हो चुकी थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ दिन बीते तो मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस होने लगा और अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे बच्चों ने जो फैसला किया वो सही ही है। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि बहुत जल्द ही मेरी ये राय बदलने वाली है। मेरे बच्चे मेरी शादी करवाकर अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाकर सुकून से विदेश चले गए थे। अब उस घर में मैं अकेला नहीं बल्कि मेरी पत्नी भी रहती थी। मेरी जिंदगी अब काफी अलग हो गई थी। अब मेरे घर में हर वक्त बातचीत और हंसी मजाक की आवाजें गूंजती रहती थीं। मेरी पत्नी कम उम्र की थी और बहुत अल्लड़ थी, इसीलिए वो हर वक्त बहुत खुश रहती, उछलती कूदती रहती। मुझे उसका यह हंसता मुस्कुराता चेहरा बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे घर में एक बार फिर से रौनक लौट आई हो। वो एक कुंवारी लड़की थी और मैं एक बूढ़ा आदमी, लेकिन फिर भी वो मेरे घर में रहकर बहुत ज्यादा खुश थी।
कभी कभी तो ये सब सोचकर मुझे बहुत हैरानी होती थी कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से उस बेचारी ने ऐसा कदम उठाया होगा। लेकिन फिर मैं अपने ये सारे ख्याल नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि मेरा अकेलापन अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था। मुझे एक अच्छी पत्नी मिल गई थी और मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती थी। वो सुबह जो हमेशा खामोशी और उदासी के साथ शुरू होती थी, अब एक नई सुबह बन गई थी। अब किचन से चूड़ियों की खनक की आवाज आती, गरम गरम पराठों और तरह तरह के नाश्तों की खुशबू महकती। मैं जो पिछले कई सालों से अकेलेपन का शिकार था, अचानक खुद को एक ऐसी दुनिया में देख रहा था जहां कोई मेरे कपड़ों पर प्रेस करता, तो कभी मेरी लाइब्रेरी की किताबों को अच्छे से सजा रहा होता। वो जब मेरे कमरे में आती थी तो जैसे पूरे कमरे की दीवारें ही जिंदा हो जाती थीं। उसकी हंसी में वो खनक थी जो मेरे बूढ़े कानों को शुरू शुरू में बहुत मीठी लगने लगी थी। मैं उसे देखता कि कैसे वो तितली की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे में उड़ती फिरती रहती थी। उसे देखकर मुझे अब अपनी जवानी के दिन याद आने लगे थे, क्योंकि मैं भी अपनी उस उम्र में इसी तरह हर वक्त एनर्जेटिक रहा करता था। मुझे लगने लगा था जैसे अब मैं भी उसके साथ रहकर पहले जैसा जवान होने लगा हूँ। मेरी तबीयत भी अब काफी बदल गई थी। मुझे उसका चहकना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बहुत जल्द ही मैं इस सब से बहुत ज्यादा परेशान होने वाला हूँ। मैं एक ऐसा इंसान था जिसने कई साल अकेलेपन में गुजारे थे और जिसे अकेले रहने और चुप रहने की आदत पड़ चुकी थी। शुरू शुरू में तो मुझे उसका चहकना, शोर, शरारत सब बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ दिनों के बाद मेरी सोच बदल जाएगी। मेरे बेटे जो विदेश में बैठे थे, वो सिर्फ फोन पर मेरा हाल चाल पूछ लिया करते थे। मेरी पत्नी माधुरी के आने से मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी के आखिरी दिन खुशहाली और खुशियों के रंगों से भरने के लिए ही भगवान ने उसे मेरी जिंदगी में भेजा है। वो बहुत ही नटखट थी। वो कभी मेरे चश्मे को छुपा देती और कभी अचानक मेरे बालों में हाथ फेर कर कहती कि आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मैं उसे झूठा गुस्सा दिखाता और डांटने की कोशिश करता कि मुझे पागल मत बनाया करो, लेकिन सच तो ये था कि अंदर ही अंदर उसकी ऐसी बचकानी हरकतें मुझे बहुत खुश कर देती थी। हम जब शाम को गार्डन में बैठते तो वो घंटों अपने कॉलेज और अपनी सहेलियों की बातें सुनाती रहती। कभी वो पेड़ पौधों से बातें करती तो कभी बिना वजह ही उछलने कूदने लगती। मैं बैठा हुआ उसे देखता और सोचता कि क्या वाकई में मैं इस लड़की का लंबे समय तक साथ निभा पाऊंगा। जैसे जैसे वक्त और आगे बढ़ा, उसका ये व्यवहार अब मुझे बहुत थकाने लगा था। इस उम्र में मेरी हड्डियों को सुकून और खामोशी चाहिए थी। हर वक्त की किशोरों जैसी उछल कूद मुझे बहुत बोझिल लगने लगी थी। वो रात को जब मुझे दिल की दवा खिलाती तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती जो मैं समझ नहीं पाता था। वो बड़े अच्छे से मेरे कंबल को ठीक करती और फिर गुड नाइट कहकर दूसरे कमरे में चली जाती। वो मेरी पत्नी तो थी, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं रहती थी। मुझे लगा कि शायद वो इसलिए यहाँ पर नहीं रहती है क्योंकि वो मेरे आराम का पूरा ख्याल रखना चाहती है। मुझे जल्दी सो जाने की आदत थी और वो तो कम उम्र लड़की थी। वो भला इतनी जल्दी कैसे सो सकती थी। मैं बिस्तर पर लेटकर छत को देखता रहता और सोचता कि इतनी चंचल लड़की उस खामोश कमरे में अकेले कैसे रह लेती होगी। मैं सोचता कि शायद वो देर तक टीवी देखती होगी या फिर फोन पर अपनी सहेलियों से खूब बातें करती होगी, इसीलिए वो अलग कमरे में जाती है। मैं सवाल भी खुद से ही सोचता और उसका जवाब भी खुद ही दे देता था, लेकिन अब ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। एक दिन जब मैं धूप खाने के लिए बाहर गार्डन में आया तो वो वहां बैठी मोबाइल चला रही थी। ये मोबाइल भी मैंने ही उसे लेकर दिया था, क्योंकि पहले उसके पास फोन नहीं था। मुझे इस चीज का एहसास था कि वो पूरा दिन बोर हो जाती होगी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और ठीक पीछे पहुंचा ताकि उसे एकदम से डरा सकूं, क्योंकि वो भी अक्सर मेरे साथ ऐसे ही मजाक करती रहती थी। मैं जैसे ही उसके पास गया तो वो अचानक हड़बड़ाकर अपने फोन को छुपाने लगी। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर उसने मेरे आने पर अपना फोन इस तरह से क्यों छुपा लिया, क्योंकि वो फोन तो मैंने ही उसे अपनी मर्जी से दिया था। माधुरी, क्या हो गया है? तुम डर क्यों रही हो? और मोबाइल तुमने क्यों छुपाया हुआ है? मैंने उससे ये सवाल किया तो वो और भी ज्यादा घबराने लगी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है।
वो आप अचानक से आ गए, तो इसीलिए मैं डर गई। आप मुझसे बदला ले रहे थे ना? क्योंकि मैं भी आपको हर वक्त ऐसे ही डराती रहती हूँ। अब वो बात को किसी दूसरी दिशा में बदलने लगी थी। वो ये नहीं जानती थी कि मैं एक अनुभवी इंसान हूँ और वो अभी कम उम्र लड़की है। शायद वो समझ रही थी कि इस तरह बहाना बनाने से मैं उसकी बात को मान लूंगा। कुछ दिनों से उसका व्यवहार मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही है। लेकिन अभी तक मैंने खुलकर उससे सामने से कोई भी सवाल नहीं किया था और हमेशा ही अपना वहम समझकर इस बात को नजरअंदाज कर दिया करता था। लेकिन अब तो ये मामला बढ़ता ही जा रहा था। माधुरी का इस तरह से अचानक मोबाइल छुपाना मुझे बहुत अजीब लगा था। लेकिन इस बार भी मैंने बात को और ज्यादा नहीं बढ़ाया और चुप ही रहा। मैं वहीं पर बैठ गया और माधुरी से उसकी नंबर 1 कड़क चाय बनाने को कहा, तो वो तुरंत वहां से चली गई। मैं अभी भी ख्यालों में खोया हुआ था कि आखिर ऐसा क्या है जो वो मुझसे इस तरह छुपा रही है। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठ गया। अचानक से मुझे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, तो मैंने आंख खोली, लेकिन सामने माधुरी खड़ी थी। उसके हाथ में चाय के 2 कप थे और चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो कि मुझे बड़ी अजीब सी लग रही थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। ना जाने उसे अचानक से क्या हो गया था। शायद उसने खुद को ये सोचकर निश्चिंत कर लिया था कि मुझे उस पर शक नहीं हुआ है, मगर असल में तो मेरे दिल में शक का बीज पड़ चुका था और ये सब अब मेरे बस में नहीं था। मैं उस पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी कुछ हरकतें ऐसी ही थीं। मैंने उसे तुरंत बैठने का इशारा किया, तो वो मेरे बगल वाली कुर्सी पर ही बैठ गई। कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही इधर उधर की बातें करते रहे। मैंने उससे दोबारा ये नहीं पूछा कि आखिर वो मुझसे क्या छुपा रही है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि वो चौकन्नी हो जाए और फिर आगे से सतर्क रहने लगे। मैं उससे बातें करके सब जानना चाहता था, लेकिन इतनी देर बातें करने के बाद भी मैंने जरा सा भी उसे एहसास नहीं होने दिया कि मुझे उस पर शक हो रहा है। वो हमेशा की तरह ही खूब हंस-हंस कर बातें करती रही। इधर-उधर की बातें करने के बाद जब मुझे थकान महसूस होने लगी, तो मैं अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेट गया। दोपहर में मैं कुछ देर आराम ज़रूर करता था। मेरे दिमाग में सवाल घूम रहे थे, आखिर क्या बात है जो माधुरी मुझसे छुपा रही है? लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। मैं फिर सो गया। जब मेरी आँख खुली तो घड़ी में जो टाइम था, उसे देखकर मैं चौंक गया और तुरंत उठ बैठा, क्योंकि शाम के 4 बज रहे थे। पूजा का समय हो रहा था, इसीलिए मैं तुरंत ही मंदिर चला गया। शाम होने के साथ-साथ सर्दी भी बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी आज मेरा गार्डन में कुछ देर बैठने का मन था। माधुरी शायद उस वक्त किचन में काम कर रही थी। हमारे घर में नौकर तो काफी थे, लेकिन खाना माधुरी खुद अपने हाथों से ही बनाती थी। वो अक्सर मेरी पसंद का खाना ही बनाती थी। मैंने कई बार उसे मना भी किया कि नौकर होने के बाद भी तुम काम क्यों करती हो? तो वो हंसकर यही कहती थी कि उसे मेरे लिए काम करने में बहुत खुशी मिलती है। इसलिए फिर मैं उसे मना नहीं कर पाता था। जब अंधेरा बढ़ने लगा, तो मैं घर के अंदर आ गया। खाना खाकर मैं कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर में माधुरी भी आ गई, क्योंकि मुझे दवाई खिलाने का काम उसने अपने ही कंधों पर ले रखा था। मैं दिल और ब्लड प्रेशर का मरीज था और इसीलिए टाइम टू टाइम दवा लेना मेरे लिए बहुत जरूरी था। लेकिन सच कहूँ तो मैं अक्सर अपनी दवा लेना भूल जाता था। इसीलिए माधुरी ने ये जिम्मेदारी खुद ले ली थी। जब से वो इस घर में आई थी, दवा देना, यहाँ तक कि खाना, कपड़ा, इन सब की जिम्मेदारी वही निभा रही थी। वो एक अच्छी पत्नी होने का किरदार बखूबी निभा रही थी। वो मुझे दवा देने के बाद तुरंत चली गई, लेकिन आज मुझे उसके चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन नजर आ रही थी। पर मैंने उससे कोई भी सवाल नहीं किया। मुझे लगने लगा कि क्या मैं उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी उतने अच्छे से नहीं उठा पा रहा था। कभी कभी मुझे शक होने लगता कि कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही, क्योंकि मैं उसकी उम्र का नहीं था और वो तो आज के जमाने की लड़की थी। मुझे लगता था कि शायद वो फोन पर किसी के साथ कांटेक्ट में है और उसी को पसंद भी करती है। इसीलिए वो मेरे कमरे में नहीं रहती, ताकि मैं उसके इस राज को जान न जाऊं। मेरे दिमाग में हजार तरह की बातें चलती रहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सच्चाई तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। मैं हर रोज खुद को इस बात के लिए तैयार करता कि मैं माधुरी से इस बारे में आज जरूर पूछूंगा, लेकिन ना जाने क्यों मुझे हिम्मत ही नहीं होती। मुझे लगता कि अगर मैं गलत साबित हुआ, तो फिर मेरे इस तरह की बात करने से उसका दिल टूट जाएगा
क्योंकि सच तो ये था कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से पूरी कर रही थी। तो फिर मैं उससे ये सब कैसे कह सकता था। आज की रात भी जैसे तैसे गुजर गई। रोज ही मेरे अंदर कई सारे सवाल उमड़ते और मुझे अंदर ही अंदर डर लगता कि कहीं माधुरी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली ना जाए। कहीं वो किसी और के साथ शादी तो नहीं करना चाहती थी। ये सारे ख्याल मेरे दिमाग में आते, जिन पर मेरा कोई भी नियंत्रण नहीं था। एक दिन जब माधुरी मुझे दवा देकर कमरे से बाहर गई, तो मैंने सोच लिया कि मैं आज इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहूंगा। आखिर वो अपने कमरे में अकेले क्या करती है और किससे बातें करती है, क्योंकि अब मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे अंदर ही अंदर माधुरी के मुझसे दूर जाने का डर सताने लगा था। मैं सोचता था कि अगर वो चली गई तो फिर मैं अकेले आगे की जिंदगी कैसे गुजारूंगा, क्योंकि अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही मैं बाहर निकल आया और उसके पीछे पीछे ही चल पड़ा। मैं जब उसके कमरे के पास पहुंचा तो मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैं हैरान रह गया कि आखिर अंदर से रो कौन रहा है। इसके साथ साथ मुझे बोलने की भी आवाज आ रही थी। अब तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने का नजारा देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि माधुरी बेड पर नहीं बल्कि कमरे के कोने में अकेली बैठी घुटनों में सिर देकर फूट फूट कर रो रही थी। हे भगवान, आखिर मुझे और कितने दुख सहने पड़ेंगे। आखिर ओम कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। माधुरी की ये शब्द जैसे ही मेरे कानों में पड़े तो मेरे होश उड़ गए। मैं आगे बढ़ा तो उसने तुरंत उठकर ऊपर देखा और मुझे देखते ही उसकी आंखों में घबराहट उतर आई। वो तुरंत से उठ बैठी। माधुरी, ये सब क्या चल रहा है? तुम मुझे धोखा दे रही हो। अगर तुम्हें मुझे धोखा ही देना था तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने ये कहा तो वो और जोर जोर से रोने लगी और मेरे पैरों के पास बैठ गई। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो यही बोलती जा रही थी, लेकिन सच तो अब मुझे पता चल चुका था, जबकि मैं ये नहीं जानता था कि सच्चाई तो मेरी सोच से बिल्कुल उल्टी है। माधुरी, सच अब सामने आ चुका है। चाहे तुम जो भी कहो, सच तो सच ही रहेगा ना। वो कभी भी नहीं बदल सकता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे धोखा दोगी। मैंने तुम्हारी इतनी इज्जत की, तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी और हमेशा ही तुम्हारा बहुत ख्याल रखा। और तुमने तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे साथ धोखा किया। मैं उस पर गुस्से में बुरी तरह से चिल्ला रहा था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन माधुरी अभी भी मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाकर रो रही थी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आपको सच्चाई बिल्कुल भी नहीं पता है। भगवान के लिए मुझे धोखेबाज मत कहिए। मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया है, बल्कि धोखा तो मेरे साथ हुआ है। माधुरी रो रो कर मुझे ये सब कह रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब क्या कह रही है। माधुरी, तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ हुआ है और तुमने किया है ये धोखा। मैं अभी भी उसे ही गलत समझ रहा था, लेकिन फिर माधुरी ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं दंग रह गया। देखिए, मैं आपकी गुनहगार तो हूँ, क्योंकि मैंने आपसे एक सच्चाई छुपाई है, लेकिन आप मुझे कभी भी धोखेबाज मत कहिएगा, क्योंकि जब से हमारा रिश्ता जुड़ा है मैं बहुत ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभा रही हूँ। माधुरी ने सच्चाई छुपाने का जिक्र किया तो मैं उसे हैरत से देखने लगा। माधुरी, ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मुझे पता नहीं है? बताओ, क्या है? मुझे अभी जानना है। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सारी कहानी बता दी। दरअसल मैं पहले से ही शादीशुदा थी और मेरा एक बेटा भी है जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल है। मैंने अपने पति से पसंद की शादी की थी, लेकिन शादी के बाद उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो एक धोखेबाज आदमी निकला। उसने मेरे भरोसे को तोड़ा और एक दिन मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। उसे भयंकर नशे की लत लग गई थी। वो इतना गिरा हुआ इंसान है कि उसने मुझे मेरा बेटा तक नहीं दिया। मैंने उसके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, उसके पैर भी पकड़े कि मुझे मेरा ओम वापस कर दो, लेकिन उसने मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया और मुझे धक्का देकर घर से निकाल दिया। मैंने अपने बेटे को खो दिया। आज तक उस दिन के बाद से मैंने अपने बेटे की एक बार भी शक्ल नहीं देखी। ना जाने वो किस हाल में होगा और कहाँ पर होगा। मैं उसे हर रोज याद करके रोती रहती हूँ। जब मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था तो मैं सड़क पर यहाँ वहाँ घूमते फिरते हुए एक वुमेन सेंटर में पहुंच गई थी, जहाँ उन्होंने मुझे रहने की जगह दे दी। मैं एक गरीब और बेसहारा लड़की थी जिसके पास वापसी का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरे माँ बाप से भी मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं
अपने पति के साथ घर से भाग गई थी और अपने माँ बाप की इज्जत को बर्बाद कर दिया था। इसीलिए अपने माँ बाप के पास वापस जाने का भी मेरे पास रास्ता नहीं था और पति तो मुझे पहले ही छोड़ चुका था। उसने जिस तरह से धक्के देकर मुझे घर से निकाला था, मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे दोबारा जाने पर वो मुझ पर तरस खाएगा। धीरे धीरे उस वुमेन सेंटर में रहते हुए मुझे 6 महीने बीत गए। एक दिन आपके बेटे वहां पर आए और फिर उन्होंने मुझसे शादी की बात की। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस बारे में क्या फैसला करना चाहिए, लेकिन वुमेन सेंटर में मेरी कुछ सहेलियां बन गई थी। उन्हें भी जब इस पूरे मामले के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे समझाया कि मेरे लिए यही ठीक है। इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन मैं अपने दिल से अपने बेटे को कभी भी नहीं निकाल पाई। वो मुझे आज भी याद आता है। मेरा दिल उसे याद करके खून के आंसू रोता है। मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है कि वो ना जाने किस हाल में होगा। जब माधुरी ने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई तो मेरी भी आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवान के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपा कर रखी, लेकिन ये सच बताने के लिए आपके बेटों ने मुझे साफ मना किया था। और सच कहूं तो मुझ में भी हिम्मत नहीं थी। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं सच जानने के बाद आप भी मुझे इस घर से बाहर ना निकाल दें और फिर मैं बेसहारा होकर भला कहां पर जाऊंगी। वो हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग रही थी। मैंने उसके कांपते हुए हाथों को पकड़ा और उसे उठाकर आराम से बेड पर बिठाया। माधुरी, तुम्हें अब रोने की कोई जरूरत नहीं है और तुमने मेरे साथ कोई भी धोखा नहीं किया है, बल्कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में इतना गलत सोच लिया। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं हर समय तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे बेटे को हर हाल में तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। जैसे ही मैंने उससे ये कहा तो वो उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी और बहुत खुश हो गई। कहने लगी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? उसके ऐसा बोलते ही मेरे भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, हाँ माधुरी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मैं उस घटिया आदमी से तुम्हारे बेटे को जरूर आजाद करवाऊंगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। जब मैंने उसे दिलासा दिया तो वो थोड़ा संभल गई। अगले ही दिन मैं माधुरी के साथ उस पते पर पहुंचा जहां उसका पहला पति रहता था। जैसे ही मैं और माधुरी गाड़ी से उतरकर उसके घर के सामने जाकर रुके तो वहां हमें एक अजीब सा सन्नाटा देखने को मिला। पहले तो लगा कि शायद कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम दरवाजे के पास पहुंचे। वहां देखा तो दरवाजा हल्का सा खुला था। हम तुरंत ही अंदर दाखिल हो गए तो दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि उस घर में माधुरी के बेटे का सौदा किया जा रहा था। भगवान ने हमें बिल्कुल सही वक्त पर वहां भेज दिया था। ये देखकर माधुरी तो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी और अपने बच्चे को अपनी गोद में लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसके पति ने उसे जोर का धक्का दे दिया। ये देखकर मैं उसके पति पर झपट पड़ा और उससे माधुरी के बेटे को छीनने की कोशिश करने लगा। तभी उस आदमी ने मुझे भी धक्का दिया और वो बच्चे को लेकर बाहर की तरफ भागा, लेकिन तभी सामने से पुलिस वाले आ गए, क्योंकि मैंने पुलिस को पहले ही फोन करके वहां बुला लिया था और वो लोग बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंच गए थे। मुझे अच्छे से पता था कि ऐसी सिचुएशन में कानून का सहारा लेना सबसे सही होगा और मेरा यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। माधुरी के पति और उस दूसरे आदमी को पकड़ लिया गया। माधुरी का बेटा उसे वापस मिल चुका था। वो मेरे साथ ही रहने लगी और उसका बेटा भी अब हमारे साथ रहता है। सच कहूं तो वो मुझे बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा ही लगता है। उसके हमारे घर में आने से मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। माधुरी की मदद करके मुझे लगता है कि जैसे मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छा काम किया, जिसने मेरी आत्मा के बोझ को काफी हल्का कर दिया, क्योंकि मैंने एक माँ को उसके बच्चे से मिलाया। माधुरी एक बहुत साफ दिल की लड़की है। उसने हमारे रिश्ते को पूरी वफादारी के साथ निभाया और शायद इसीलिए भगवान ने सही वक्त पर उसकी मदद की और उसके बेटे को उससे हमेशा के लिए दूर होने से बचा लिया। मैं आज भी भगवान को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें ठीक समय पर वहां पहुंचा दिया, वरना ना जाने क्या हो जाता और शायद ओम हमें कभी भी नहीं मिल पाता। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और देखते ही देखते ओम की मासूम आवाजें उस बड़े से सूने घर की पहचान बन गई। जिस घर में पहले हर वक्त सन्नाटा गूंजता था, अब वही सुबह सुबह खिलखिलाहट सुनाई देती थी। ओम हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता, कभी मेरी छड़ी छुपा देता तो कभी मेरी गोद में चढ़कर कहता, दादू घोड़ा बनो। और सच कहूं तो उसकी इन छोटी छोटी शरारतों ने मेरी जिंदगी के सारे सूनेपन को खत्म कर दिया था। एक दिन शाम को मैं गार्डन में बैठा था, तभी ओम भागता हुआ आया और मेरे गले लगकर बोला, दादू
आप कहीं चले तो नहीं जाओगे ना? उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा, नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनते ही माधुरी की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। वह दूर खड़ी हमें देख रही थी। शायद पहली बार उसे ये एहसास हुआ था कि टूटा हुआ इंसान भी किसी की जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा बन सकता है। कुछ महीनों बाद मेरे तीनों बेटे फिर से इंडिया आए, लेकिन इस बार घर का माहौल बदल चुका था। अब वो अकेला बूढ़ा आदमी नहीं था जिसके लिए उनके पास वक्त नहीं था। अब मेरे पास अपना परिवार था, अपना बेटा था, और वो अपनापन था जिसके लिए मैं सालों तक तरसा था। उस दिन मेरे बड़े बेटे ने धीमी आवाज में मुझसे पूछा, पापा, क्या आप अभी भी हमसे नाराज हैं? मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, नाराज तो उस दिन था जब मेरे पास सब कुछ होकर भी कोई अपना नहीं था, लेकिन आज भगवान ने मुझे वो दे दिया जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, अपनापन। मेरी बात सुनकर तीनों बेटे शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए, और उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि रिश्ते खून से नहीं, साथ निभाने से अपने बनते हैं। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं, और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हाइप दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। वीडियो में दिखाई गई बातें सिर्फ जागरूकता और भावनात्मक प्रस्तुति के लिए हैं। कृपया इसे वास्तविक जीवन से जोड़कर ना देखें। धन्यवाद।